नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHI 142 के चैप्टर नंबर 5 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, जहां हमने यह पढ़ा था कि किस प्रकार से जापान में पश्चिमी विचारों का आदान प्रदान होना शुरू हुआ और किस प्रकार से जापान की जो संस्कृति है वो इससे प्रभावित होने लगी। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जापान में शिक्षा का विकास कैसे हुआ और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए। इसके बाद मंत्रिमंडल में क्या सुधार हुआ। फिर जब जापान में ये सुधार हो रहे हैं तो जो जापान के रूढ़िवादी लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया इसके लिए क्या होगी और रूढ़िवादियों का प्रभाव जापान पर क्या पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम जापान में शिक्षा और विकास की बात करते हैं। तो जब हम मेजी काल की बात करते हैं तो मेजी काल में जापान को कई शिक्षा व्यवस्था जो है वो तोकुगावा काल से विरासत में मिली थी। यानी कि जब जापान पे जब तोकुगावा काल का शासन था तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था को चला रखा था मेजी काल के दौरान भी उसी शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। लेकिन अगर हम बात करें मेजी शासन काल की तो इस दौरान शिक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि मेजी काल ऐसा काल था जो शिक्षा के महत्व और शिक्षा की आवश्यकता को समझता था। अगर हम तोकुगावा काल के दौरान की बात करें तो तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान देश में मंदिर इस तरीके से फैले हुए थे जहां मंदिरों में ही शिक्षा बांटी जाती थी, मंदिरों में ही लिखना पढ़ना सिखाया जाता था और मंदिरों में ही गणित जैसे विषय भी सिखाए जाते थे। इन स्कूलों का जो उद्देश्य था तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान, इसका उद्देश्य था कि बेसिक शिक्षा बच्चों को दी जाए, छात्रों को समाज में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए योग्य बनाया जाए। ये लोग अब प्राइमर ऑन बिजनेस जैसी किताबों का प्रयोग करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी स्कूल होते थे ये हान द्वारा संचालित किए जाते थे, जिनमें बड़ी संख्या में जो लोग पढ़ने आते थे वो सामुराई वर्ग से आते थे। और आप सभी को पता है बड़े बड़े सामंतियों को हान कहा जाता था और इसके साथ साथ जो साधारण सैनिक थे उन्हें सामुराई कहा जाता था। इससे पता चलता है कि आम जनता की शिक्षा व्यवस्था में उतनी बैठ नहीं थी। यानी कि तोकुगावा टाइम पीरियड की हम बात करें तो तोकुगावा टाइम पीरियड पर एजुकेशन का लेवल तो ठीक था, बच्चों को लिखना पढ़ना और गणित जैसे विषय सिखाए जाते थे और ये मंदिरों में सिखाया जाता था। और स्कूल का जो पहला उद्देश्य था वो यही था कि बेसिक शिक्षा सबको दी जाए और समाज को ठीक ठाक ढंग से चलाया जा सके। प्राइमर ऑफ बिजनेसमैन जैसी जो किताबें थी ये चलन में चलती थी। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि ये स्कूल किसके द्वारा चलाए जाते थे, तो ये स्कूल बड़े बड़े सामंतियों के द्वारा चलाए जाते थे जिन्हें हान कहा जाता था और बड़ी संख्या में सैमुराई इसमें आते थे पढ़ने के लिए, जो कि साधारण सैनिक होते थे। इससे पता चलता है कि जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो कुछ वर्गों तक सीमित थी। बाकुफू शासन काल के दौरान शोहेको की भी स्थापना की गई, जहाँ पर कानून की शिक्षा दी जाने लगी। इसके अलावा चीनी जो क्लासिकल ग्रंथ थे, यानी कि चीन के जो प्रारंभिक विचार थे, उनकी शिक्षा भी धीरे धीरे जापान में दी जाने लगी और गणित की शिक्षा भी दी जाने लगी। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिमी ज्ञान की तो धीरे धीरे करके जो पश्चिमी ज्ञान हुआ वो यहीं से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी तक की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 250 हान स्कूल शुरू हो चुके थे और नीदरलैंड के डचों के प्रभाव की वजह से यहाँ पर पश्चिमी ज्ञान की शुरुआत हो चुकी थी और ऐसे स्कूलों की स्थापना भी शुरू हो चुकी थी जहाँ पर वेस्टर्न नॉलेज दी जाती थी। तोकुगावा टाइम पीरियड की बात करोगे तो तोकुगावा टाइम पीरियड के जो स्कूल थे वो मॉडर्न नहीं थे। यहाँ पर अध्यापक के घर में ही बच्चे पढ़ते थे और छात्र निश्चित सिलेबस के तहत स्कूल जाने के बजाय अपनी मनपसंद के अध्यापकों के पास पढ़ने जाते थे। यानी कि बच्चों को जहाँ मन करता था वहाँ पढ़ते थे, कोई स्कूल नहीं था, कोई रजिस्टर्ड चीज़ें नहीं थी जैसा आजकल के टाइम पे है। जिस मास्टर के घर पे जाओ वहीं पर आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पर डाइवर्सिटी बनी रहती थी, विविधताएँ बनी रहती थी। तो शिक्षा और विकास की बात करोगे तो तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान क्या था, शिक्षा मंदिरों में दी जाती थी, बच्चों को गणित पढ़ाया जाता था, सामुराई के लोग जो आते थे वो पढ़ने आते थे। स्कूलों का मॉडल वैसा नहीं था, घरों में बच्चों को पढ़ाया जाता था, बच्चे जिस मर्जी उस टीचर के पास जा सकते थे। ये चीज़ें आप टू पॉइंट आप आंसर में लिखोगे। अब आगे चलकर शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए। तो मेजी जब पुनर्स्थापना हुई तो मेजी पुनर्स्थापना के टाइम पे आपको पता है देश की राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं थी, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि बड़े बड़े सामंतियों की जो सत्ता जा चुकी थी, उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जा रही थी, तो वो लोग विरोध कर रहे थे और ऐसे में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी बड़ी बेकार हो चुकी थी। लेकिन मेजी काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो शिक्षा पर ध्यान देता था और ऐसे में 1869 में टोक्यो में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और आगे चलकर 1871 में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की भी स्थापना की गई। 1872 में मेजी शासन के दौरान सरकार ने एक शिक्षा अधिनियम जारी किया जिसमें देश को 8 विश्वविद्यालय जनपदों में बांटा गया और उसके बाद 32 माध्यमिक स्कूलों की भी स्थापना करने की बात की गई। इसके साथ साथ
210 यानी कि 210 प्राथमिक स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल की भी बात की गई। इससे पता चलता है कि मेजी शासन के दौरान बड़े पैमाने पर स्कूली और कॉलेजी शिक्षा को जो है वो बढ़ावा देने की बात की गई थी, जबकि तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान ऐसा नहीं था। मेजी कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। हालांकि इसके सामने पैसों की कठिनाई होती थी, इसके पास बजट तो नहीं था, लेकिन शिक्षा में ये बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते थे। इसके अलावा 1873 में कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि जो यहाँ की मुद्रा थी उसमें से 8 लाख येन में से लगभग 1 लाख येन विदेशों में पढ़ाई के लिए ही बच्चों के ऊपर खर्च किए जाते थे, क्योंकि किसी भी देश का विकास जब ही हो सकता है जब वहाँ के बच्चे एजुकेटेड हों, बच्चों को एक एक चीज़ की नॉलेज हो और वो तेज गति से अपना विकास करें और साथ ही साथ देश का विकास भी कर सकें। जो यहाँ का एजुकेशन एक्ट था 1872 का, उसमें ये बात रखी गई कि हम ना जो एजुकेशन को बढ़ावा देंगे वो फ्रांसीसी नमूने पर आगे बढ़ावा देंगे। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे करके मुद्दा क्या उठा, मुद्दा ये उठा कि प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। फ्रांस में द्विपक्षीय व्यवस्था थी, शिक्षा पर चर्च का भी नियंत्रण था, लेकिन जापान ने कहा नहीं, शिक्षा पे चर्च वर्च का नियंत्रण नहीं होगा, एजुकेशन जो होगी वो लॉजिकल होगी, साइंटिफिक होगी। 1873 में स्कूलों की जो सरकारी सहायता थी वो कुल बजट का 12% थी, और अगर आज आप देखोगे ना भारत में तो 5% 6% से ज़्यादा हम खर्च नहीं करते अपने बजट का, लेकिन जापान उस टाइम पे देखो 12% खर्च कर रहा है अपनी एजुकेशन पर, जिससे पता चलता है जो एजुकेशन है वो किस प्रकार से समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है। नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जापान में। वित्तीय बोझ तो था, बजट नहीं था, विरोध हो रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा ना, हम तो क्या करेंगे, एजुकेशन लेवल को बढ़ावा देंगे। हालांकि इतने सारे अध्यापक नहीं थे, इतनी ज़्यादा किताबों की सामग्री भी नहीं थी, पाठ्य पुस्तकें भी बहुत कम थी, और जो थी भी उनके बारे में टीचरों को कुछ पता नहीं था, टीचरों को ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि टीचर तो अपडेट थे ही नहीं, टीचर को तो पहले का ज्ञान था। आप नई किताब तो ले आए, लेकिन नई किताबों के बारे में टीचरों को कुछ पता नहीं है। बताया जाता है कि 1876 में 52,000 टीचर्स में से केवल 1/6 को ही नई किताब के बारे में पता था, उन्हें ही नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्रेंड किया गया था। तो ये शिक्षा व्यवस्था की कुछ समस्याएं थी कि नई शिक्षा व्यवस्था तो आप ला रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लेकर आ रहे हो, लेकिन आपके यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्हें आप उसके बारे में पता ही नहीं है। इसके अलावा जीवन के सभी पक्षों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, एथिकल की बात की गई। इसके अलावा लोगों के ऊपर ग्रिगोरियन कैलेंडर थोपा गया। देखो जो हर देश होता है उसका अपना अपना कैलेंडर होता है। जैसे हम बात करें सनातनियों की, तो सनातन धर्म का कैलेंडर क्या है, विक्रम संवत के हिसाब से चलता है। इस्लामी कैलेंडर जो है वो हिजरी है। इसी प्रकार जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो आप ये कहते हो ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1 मई 2 मई, ये सब फलाना निमका, ये सब ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जबकि जब हम हिंदू की बात करते हैं तो यहाँ पर चैत्र के नवरात्रों से शुरू होता है नववर्ष। तो इसी प्रकार से जैपनीज लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, भैया हम पर पश्चिमी कल्चर क्यों थोप रहे हो शिक्षा के माध्यम से। 1875 में अमेरिकी विचारों से प्रभावित होकर शिक्षा में कुछ बदलाव भी किए गए और शिक्षा का और भी ज़्यादा विकेंद्रीकरण किया गया। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि जापान में वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं। तो ये तो बात रही जापान में शिक्षा के विकास की। अब हम बात करें जापान में मंत्रिमंडल के अधीन क्या शुरुआत की गई शिक्षा के क्षेत्र में। तो 1885 में कैबिनेट व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोरी आरी नोरी। तो ये जो बंदा था ना मोरी आरी नोरी, ये भी बड़े जबरदस्त बंदा था। ये पता है एजुकेशन मिनिस्टर बना, यानी कि शिक्षा मंत्री बना, और इसने पता है क्या सोचा कि जिस प्रकार से प्रशा में शिक्षा व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। वो बहुत शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमेशा मतलब सोचता रहता था, हमेशा चिंतित रहता था। वो पता क्या कहता था कि किसी देश का विकास जब ही हो सकता है जब शिक्षा का विकास हो। उसने ये लिखा भी कि तमाम स्कूलों में, तमाम प्रशासनों में ये ध्यान रखना चाहिए जो हमें करना है वो छात्रों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए करना है, क्योंकि जब हर एक छात्र विकास करेगा तो देश अपने आप विकास करेगा। उसने ये भी कहा कि लोगों को आज्ञाकारी होना चाहिए, उसे अपने राजा की बात माननी चाहिए, लोगों को ट्रेंड होना चाहिए, लोगों को प्रशिक्षित होना चाहिए। मोरी ने लोगों को सुरक्षित करने के लिए ये कहा कि आप जब तक सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक आप सुशिक्षित नहीं हो सकते, यानी कि हर एक व्यक्ति की जो नीड है वो है एजुकेशन। लेकिन उसने ये भी समझा कि अगर मैं इतना ज़्यादा विकास करने की सोचूंगा तो लोग मेरी आलोचना भी कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा को राजनीतिक उद्देश्यों के अधीन रखा गया। स्कूलों में यह पढ़ाया जाता था कि लोग देशभक्ति की भावना के प्रति प्रेरित हों, अपने देश के लिए ही सोचें, राजभक्ति हो, देशभक्ति हो। लोगों के इमोशंस को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल का क्या करा, सहारा लिया गया। तो मैं आपको बता दूं, जो ये स्कूल होते हैं, जो ये शिक्षा होती है, ये विचार पैदा करने और विचार बनाने का एक साधन होती है। जिस प्रकार से आपको शिक्षा बचपन से दी जाएगी, आपका एजुकेशन लेवल उस हिसाब से होता रहेगा और समाज को आप उसी नज़रिए से देखोगे। बिल्कुल जापान में ये हो रहा था, जापान के स्कूलों में यही दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से आप जापानीज सभ्यता पर गर्व करो और अपने आप को अपडेट करते रहो। विश्वविद्यालयों की शिक्षा स्वतंत्र रखी गई और यहाँ पर बड़े पैमाने पर टेक्निकल शिक्षा दी गई। टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे चलकर और नए नए शाही विश्वविद्यालयों की स्थापना भी
की जाने लगी। शिक्षा व्यवस्था जो थी वो सम्राट के नियंत्रण में थी। आगे चलकर 1883 में जब यामागाता आरितोमो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नया अध्यादेश जारी किया और बुनियादी शिक्षा कानून में कोई भी बदलाव करने से पहले उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति कर लेनी पड़ेगी। यानी कि जापान में ये कहा गया कि अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में कोई भी चेंज लाना है तो सुप्रीम कोर्ट की आपको डिसीजन लेना और डिसीजन मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी। अब मुद्दा ये उठता है कि जब जापान में इतनी सारे एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नए नए तरीके के विचार आ रहे हैं, तो जापान में वो लोग क्या करेंगे जो पुरानी विचारधारा लेकर चलना चाहते हैं। जापान में वो लोग क्या करेंगे जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं। तो 1890 में 1890 में शिक्षा पर सम्राट की तरफ से एक आज्ञा जारी की गई और इसमें यह कहा गया कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न ये था कि जो सम्राट था, सम्राट कुछ लोगों के साथ घिरा रहता था और कुछ लोगों की उसे आज्ञा माननी पड़ती थी। और अगर हम बात करें यहाँ के सम्राट की तो उसके आसपास दो व्यक्ति ऐसे थे जिसका नाम था मोतुदा एफू और दूसरे का नाम था निशिमुरा शिकेगी। ये दोनों ही बहुत तगड़े रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो पुरानी परंपराओं को लेकर चलते हैं। ये दोनों ही ना कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा मानते थे। ये कन्फ्यूशियसवादी शिक्षक थे। तो ऐसे में इन्होंने राजा का पूरी तरीके से माइंड डाइवर्ट कर दिया कि भाई देखो, पश्चिमी शिक्षा अगर हमारे देश में बढ़ने लगी, वेस्टर्न कल्चर अगर बढ़ने लगा तो धीरे धीरे करके हमारा कल्चर एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारी संस्कृति एक दिन खत्म हो जाएगी, जो कन्फ्यूशियसवाद के विचार है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। इतनी तेज गति से अगर आपने पश्चिमी सभ्यता को जापान में बढ़ावा दिया तो एक दिन ना हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये दोनों पता है क्या करते थे, ये अमेरिकी और फ्रांसीसी किताबों को लाने के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। मैतुदा ने तो ये तक कह दिया कि भैया देखो, राजाज्ञा दो, यानी कि राजा की तरफ से एक आदेश जारी करो और जापान की संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करो। तो ऐसे में शिक्षा के केंद्रीकरण की वृद्धि हुई। जापान में सारी सारी शिक्षा का जो सिस्टम था धीरे धीरे राजा के हाथ में चला गया। छात्र और अध्यापकों को राजनीतिक सभाओं में जाने की मनाही कर दी गई। उन्होंने कहा देखो, छात्रों का काम पढ़ना है, राजनीति करना नहीं है। तो ऐसे में जापान में एक तरीके से ना दो टाइप के लोग हो गए। एक एजुकेशन लेवल को बढ़ावा देना चाहते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जापान की नैतिकता बनी रहे, कन्फ्यूशियसवाद के विचार बढ़ते रहें और जापान की जो संस्कृति है वही पुरानी संस्कृति चलती रहे। क्योंकि आपको पता है जो मोरी था, उस मोरी ने ये कहा कि एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। इतने नहीं, देश के विकास में शिक्षा का ही योगदान होता है। ऐसे में रूढ़िवादी लोगों ने इस मोरी की ना हत्या करवा दी और मोरी की हत्या करने के बाद रूढ़िवादी जो थे वो खुले तौर पर क्या करने लगे, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे। राजा के माध्यम से बड़े पैमाने पर राजाज्ञाएं जारी की गई, आदेश जारी किए गए। इन राजाज्ञाओं में लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो जनता की भलाई को आगे बढ़ाएं, आम हितों को बढ़ावा दें, संविधान का आदर करें, राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दें। उन्होंने कहा इस तरह वो स्वर्ग और पृथ्वी के समवयस्क जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो यही हैं। तो इससे पता चलता है कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो पूरी तरीके से अपने आप को जापान में लाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि पश्चिमीकरण यहाँ पर बढ़े, पश्चिम की शिक्षा यहाँ पर आए और कन्फ्यूशियसवाद के जो पुराने विचार हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो तो ये चाहते थे कि जापान के लोग देशभक्त बने, राजा के आदेश माने और कन्फ्यूशियस विचारों को फॉलो करें। रूढ़िवादियों ने इन सब चीज़ों के लिए कुछ तर्क भी दिए। उन्होंने कहा देखो, जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं हमें उन्हें बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था इनोवो तेस्सुरी। तो ये जो एक दार्शनिक था, एक फिलोसफर था जिसका नाम क्या था, इनोवो तेस्सुरो। इसने ये कहा कि प्राचीन परंपरा देखो रहनी चाहिए। उसने कहा क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान पूर्वक है और ये जरूरी भी है। और लेकिन कुछ लोगों ने इसके तर्कों का विरोध किया। जैसे एक बंदा था कुगा कत्सुनान जो था ये अखबार का एक संपादक था। इसने कहा नहीं, जापान को तो वैसे विकास करना चाहिए जैसे पश्चिम के देश विकास कर रहे हैं। जबकि इनोवे क्या कह रहा था, इनोवे कह रहा था नहीं, प्राचीन परंपरा को बनाए रखना चाहिए, जैसे जापान पहला था उसी थ्योरी को चलाकर चलना चाहिए। लेकिन वो ये बंदा क्या कह रहा है, कुगा कुगा ये कह रहा है नहीं, जैसे पश्चिम के देश विकास कर रहे हैं वैसे विकास करना चाहिए, जैसे पश्चिम में रेनेसा हुआ था वैसे हमें भी रेनेसा करना चाहिए, जैसे पश्चिम में पुनर्जागरण हुआ था वैसे हमें भी पुनर्जागरण करना चाहिए। बात पवित्रता और अपवित्रता की नहीं है, बात विकसित और अविकसित होने की है। तो जो कुगा कस्तूनान था इसने किसी देश की सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की महत्वता के पक्ष में तर्क दिए। कुगा ने यह कहा कि देखो, हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है जो उस देश की संस्कृति को उससे अलग बनाती है, जो उस राष्ट्र की परंपराओं को आधार देती है, जो जनता को एकता के सूत्र में बांधती है। एक संस्कृति ही जनता के मूल्यों को निर्धारित करती है, एक संस्कृति ही किसी देश का इतिहास होती है। और अगर तुमने ये इतिहास खो दिया तो तुम कहाँ रहोगे। और कुगा का ये एक प्रेरक तर्क था। बात तो सही है, हर एक देश की संस्कृति जो होती है वो बड़ी वही उसकी पहचान होती है और हम दूसरे देशों की संस्कृति मानते मानते एक दिन अपनी संस्कृति खो देते हैं। तो इससे पता चलता है
कि कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता और जो नए विचार हैं उनके बीच में टकराव का दौर समाज में शुरू हो चुका है। इसके अलावा राजाज्ञा जारी होने यानी कि राजा के आदेश जारी होने के समय एक ईसाई दार्शनिक था, एक ईसाई फिलोसफर था जिसका नाम था उचिमुरा कांचो। उसने ना राजा के आदेशों को मानने से मना कर दिया। इससे धर्म और शिक्षा के ना बीच में टकराव हो गया। उसने एक निबंध भी लिखा। उसने पता क्या कहा कि मैं एक ईसाई हूँ और मनुष्य के भाईचारे में विश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकता। उसने ये कहा कि अगर ईसाई धर्म को स्वदेशी रूप दे दिया जाए, यानी कि जापान के लोग ईसाई धर्म को फॉलो करें उसी प्रकार से जैसे बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, तो पता है क्या होगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। बौद्ध धर्म अपना काम करे और क्रिश्चियनिटी अपना काम करे। जबकि जापान के राजा के आदेश जो था वो सिर्फ और बौद्ध धर्मों के लिए था। ऐसे में जो यहाँ के क्रिश्चियन थे उनके मन में विरोध आ गए। इसी प्रकार से जब शासन चला बुनेमा काइका, तो बुनेमा काइका की वकालत करने वाले और रूढ़िवादियों के बीच में धीरे धीरे करके बहस शुरू हो चुकी। अब ऐसे में बहस का मुद्दा ये था कि जापान में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए या फिर जापान में प्राचीन परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखा जाए। ऐसे में यहाँ के जो विचारक थे वो दो धड़ों में बढ़ गए थे। खैर कुछ भी हो, एक ना संस्था की निर्माण हुआ और इस संस्था का नाम था सेकियोशा। सेकियोशा एक ऐसी संस्था थी जिसमें बड़े बड़े नेता थे और ये यहाँ की एक बहुत बड़ी जापानीज पत्रिका के संपादक भी थे जिनका नाम था मियाको सेसिरो। इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने अपनी किताब में कहा कि जापानी लोग अच्छाई और सुंदरता में तर्क दें, दुनिया की सभ्यता के विकास के लिए कंपटीशन करें। अगर पश्चिमी देश सबसे उन्नत हैं, दुनिया की प्रगति अगर हो रही है, तो जापान को भी अपनी सुंदरता और भलाई के लिए अपनी प्रगति करनी पड़ेगी। उसने ये भी समझाया कि एशिया में ना ज्ञान का अभाव है और अगर हम एशियाई ज्ञान की प्राप्ति करें तो हम यूरोप से आगे भी निकल सकते हैं। उसने एशिया की रक्षा करने की भलाई की बात करी। उसने कहा जापान को ना आगे बढ़कर एशिया की रक्षा करने की बात करनी चाहिए, यानी कि एशिया का राजा बनने की शुरुआत हो चुकी थी किसकी, जापान की। रूढ़िवादियों का प्रभाव क्या रहा, अब तक ये तो बात समझ गए हो कि रूढ़िवादी क्या चाहते हैं। तो रूढ़िवादी ये चाहते हैं कि प्राचीन परंपराएं बनी रहें और इसके लिए वो क्या तर्क दे रहे हैं, इसके लिए वो राजभक्ति, परंपरा, मूल्य, एथिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर अगर आता गया तो धीरे धीरे करके इनकी संस्कृति पूरी तरीके से खत्म होती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रूढ़िवादियों का प्रभाव जापान पर क्या पड़ा। तो रूढ़िवादियों की स्थिति जनसाधारण में प्रभावशाली थी, क्योंकि आप सभी को पता है एजुकेशन का लेवल अगर लो रहेगा तो लोगों को माइंड डाइवर्ट करना बहुत आसान रहेगा। और बिल्कुल जापान में ऐसा ही हुआ। बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए और हालांकि कुछ लोगों ने रूढ़िवादियों का विरोध किया। जापानी परंपरा की तलाश बहुत तेज गति से आगे बढ़ गई। स्कूलों में जापानी इतिहास को पढ़ाया जाने लगा, जापानी संस्कृति को पढ़ाया जाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जापान में साहित्य और कला का भी विकास हुआ, ललित कलाओं की भी स्थापना हुई और ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई जहां पर एशियाई कला को विकास दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एशिया एक है और एशिया के लोगों के भलाई के लिए जापान आगे बढ़कर कार्य करेगा। और बिल्कुल जापान ने ऐसा किया भी। बड़ी बड़ी जो शाही संस्थाएं बनाई गई, इन शब्दों में यही बात की गई थी कि मेजी सरकार की जो राजनीतिक शक्तियां हैं इसको बल दिया जाए और जनता राजा के आदेशों को फॉलो करे। कुल मिलाकर जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे थे उसमें राजा को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही थी। समाज में भी सम्राट की आलोचना न करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। एक बंदा था कुने कुनिताके, इसने एक बार क्या करा था, राजा की थोड़ा सा राजा के खिलाफ बोल दिया था, राजा की आलोचना कर दी थी, इसलिए इसे टोक्यो यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया था। इसके अलावा कोई भी किताब ऐसी नहीं छप सकती थी जो राजा के विरोध में हो। तो इस प्रकार से ना यहाँ की ये शिक्षा पॉलिसी थी जिसमें राजा को महिमा मंडित किया गया था, राजा को बहुत अच्छा दिखाया गया था कि राजा बहुत अच्छा है। इससे इसलिए किया गया था ताकि देश में विरोध और गृह युद्ध जैसी स्थिति कभी भी ना बने। आगे चैप्टर में समाजवादी दृष्टिकोण के बताया गया है। तो देखो समाजवादी दृष्टिकोण समानता की बात करता है और जापान की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक असमानता थी, अमीर और गरीब के वर्ग थे। ऐसे में समाजवाद ये चाहता है कि अमीरी और गरीबी के वर्ग को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि एक व्यक्ति है बुनेमा काइका। बुनेमा काइका ने क्या करा, इसने कहा कि देखो यार, अगर ये रूढ़िवादी जो है, ये जो उदारवादी हैं, इससे देश का विकास हो नहीं रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, समाजवाद को बढ़ावा देना चाहिए। 1880 के दशक में औद्योगिक विकास में प्रगति हुई और बड़े बड़े मजदूर संगठनों का उदय हुआ और इन मजदूरों की अपनी अपनी कुछ डिमांड थी। जैसे कि जापानीज इतिहासकार मत्सुआ कोयो ने एक तर्क भी दिया है कि मेजी टाइम पीरियड पे जापान में समाजवाद जो था वो अमेरिका के समाजवाद के अनुभव से प्रेरित था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनता ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए और ऐसे में देश में स्थिति बद से बदतर होती गई।
समाजवादी विकास के तनाव की वजह से जो था वो गरीबी की समस्याओं से प्रभावित थे। समाजवादी ये चाहते थे कि क्या हो, गरीबी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम कर दिया जाए और इसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा। ऐसा इन लोगों का कहना था, किसका? समाजवादियों का। तो समाजवादी कुल मिलाकर किस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं? तो जब भी कभी भी समाजवाद वर्ड आ जाए तो समाजवाद का मतलब होता है आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। और इसके लिए बड़े बड़े विचारक कुछ इसी प्रकार से सिद्धांत देंगे। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि समाजवाद को शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास प्राप्त किया जा सकता है, जबकि समाजवादी कहते थे कि समाजवाद को सिर्फ हिंसक तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि एक दिन ना मजदूरों को हिंसक क्रांति करनी पड़ेगी, तभी वो अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो जापान में समाजवाद था वो ये था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से भी अपने देश का विकास कर सकते हैं और अमीर गरीब के बीच की खाई को क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। और आगे चलकर धीरे धीरे करके जापान इतना ज़्यादा विकसित होता गया कि जब चीन जापान युद्ध हुआ तो जापान ने चीन के विरुद्ध अपनी जीत दर्ज कर ली। तो यहाँ के लोगों के अंदर ये बात और बढ़कर आ गई कि इस एशिया का सिर्फ एक ही राजा हो सकता है और वो राजा होगा जापान। ऐसे में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और बढ़ गई। जब आप जापान की राजनीति का अध्ययन करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर हमें संघर्ष तो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी जापान का विकास दिखाई देता है। जैसे कि जापान के लोगों ने बाहरी क्षेत्रों की यात्रा करी। जापान एक एशिया का क्षेत्र था, तो ऐसे में जापान के लोगों को ये सिखाया जाने लगा कि जापान पूरे एशिया का राजा बन सकता है। और ऐसे में उस जापान ने कोरिया और चीन के साथ मिलकर बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाने की कोशिश करी। उसने कोरिया के ऊपर नियंत्रण किया और चीन के भी कुछ इलाकों पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। जापान के कई दूत चीन भेजे गए और ताकि वहाँ पर यात्रा करें और बातचीत हो और चीनी क्रांति के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम जापान की बात करें तो जापान में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों के अंदर बौद्धिक विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ी जा रही है, पश्चिमी विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जापान का एक वर्ग ऐसा भी है जो जापान की पुरानी परंपराओं को बनाए रखना चाहता है और ये वर्ग है जापान का रूढ़िवादी वर्ग। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए मेजी सरकार शिक्षा पर क्या खर्च करती थी, रूढ़िवादियों के तर्क क्या थे, तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो। चैप्टर का सारांश हमें ये बताता है कि मेजी काल के दौरान जापान में बहुत सारे विचारों का विकास हुआ, विचारधाराओं का विकास हुआ, लेकिन जो रूढ़िवादिता थी उसी वजह से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि देशभक्ति का विकास हुआ। फुकुजावा युकी जैसे लोगों ने देश के लिए देश की आलोचना में भी अपने वर्ड्स रखे। हालांकि जो लोग देश की आलोचना करते थे उनका विरोध किया जाता था। फुकुजावा युकिची ने बड़े पैमाने पर सरकार के विरोध में बहुत सारे शब्दों का वर्णन किया है। बड़े पैमाने पर जन अधिकार आंदोलन भी चले हैं और पक्ष विपक्ष में रहकर जापान की जो राजनीति वो प्रभावित होती रही है। आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न बनेगा तो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।